brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। बड़ी खबर यहीं तक। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। मुंबई में 13 मई को एक होर्डिंग गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया था। हादसे में 14 लोगों की अब तक मौत की खबर है और 74 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर ईस्ट इलाके में सोमवार शाम तेज तूफान आने के कारण ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे एक पेट्रोल पंप के पास लगा होर्डिंग गिर गया। तेज बारिश और तूफान के कारण बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पर रुके थे। उनमें से कई लोग होर्डिंग के नीचे आ गए। इस हादसे में फंसे 60 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि मुंबई में लगे होर्डिंग्स का उनका ऑडिट किया जाएगा, तमाम होर्डिंग्स का। सुनिए। वो जितने भी होर्डिंग है मुंबई में उसका स्पेशल ऑडिट हो, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो। जो विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिशन है उनको काट दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो आज इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल करने की भी सूचना की। होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी ईगो मीडिया हाउस के मालिक भावेश भिंडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। भावेश अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भावेश भिंडे के खिलाफ 2 दर्जन के करीब आपराधिक मामले पहले से हैं। इसी साल जनवरी में उसके खिलाफ मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में रेप का मामला भी दर्ज किया गया था। इसके अलावा साल 2009 में विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। यह व्यक्ति लगभग 17,040 स्क्वायर फुट के इस होर्डिंग बोर्ड का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े होर्डिंग के रूप में भी दर्ज है। लेकिन होर्डिंग्स लगाने से पहले एजेंसी ने बीएमसी से कोई एनओसी नहीं ली थी, जो महानगर पालिका है वहाँ की। बीएमसी मैक्सिमम 40 बाय 40 फीट के होर्डिंग बोर्ड लगाने की परमिशन ही देती है। लेकिन तूफान के कारण घाटकोपर में जो होर्डिंग बोर्ड क्षतिग्रस्त हुआ वो 120 बाय 120 फीट का था। पिछले साल भी बीएमसी ने एजेंसी के खिलाफ होर्डिंग को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। तब होर्डिंग की साइज में आड़े आ रहे आसपास के 8 पेड़ों को केमिकल देकर सुखाने का आरोप लगाया गया था। इसको लेकर मई 2023 में बीएमसी ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से, जहां 14 मई को एक बड़ा फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि वकीलों की सेवा से अगर उनके क्लाइंट संतुष्ट नहीं हैं तो भी वो इसके लिए उपभोक्ता फोरम में नहीं जा सकते। कोर्ट ने साफ कहा कि वकील उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आते। ये फैसला दिया जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने। 3 खास बातें कहीं क्या? पहली बात, फीस देकर कोई भी काम करवाने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेवा के दायरे में नहीं रखा जा सकता। वकील जो भी सेवा देते हैं वो अपने आप में अलग तरह की होती है। ऐसे में इस कानून से उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए। दूसरा बिंदु, किसी वकील और क्लाइंट के बीच सामंजस्य एक तरह का निजी अनुबंध होता है, उसे आप निजी अनुबंधित सेवा कहेंगे। ऐसे में अगर कोई कमी होती है तो वकील को उपभोक्ता अदालत में नहीं खींचा जा सकता। तीसरी बात कोर्ट ने यह कही कि अगर वकील गड़बड़ करते हैं तो उनके खिलाफ सामान्य अदालतों में जरूर मुकदमा चलाया जा सकता है। मतलब कंज्यूमर आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन आप सादी अदालत जो होती है वहां जाकर के आप मुकदमा लिखवा सकते हैं। ये टिप्पणियां करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 का कंज्यूमर कमीशन का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उपभोक्ता के अधिकारों का ध्यान रखते हुए अगर वकील ठीक से सेवा नहीं देते हैं तो उन्हें उपभोक्ता अदालत में लाया जा सकता है। इस फैसले पर रोक तो अप्रैल 2009 में ही सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी। अब यह फैसला पूरी तरह से रद्द हो गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि भ्रामक विज्ञापन और अवमानना केस में भी सुनवाई चली। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस केस में फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही आगे की सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है, यानी सदेह नहीं आना पड़ेगा, वकील भेज के काम हो जाएगा। हालांकि 14 मई की सुनवाई में डांट खाने की बारी पतंजलि से ज्यादा आईएमए की थी। कोर्ट ने केस पर बाहर टिप्पणी करने, इंटरव्यू देने आदि को लेकर आईएमए के पदाधिकारी को जमकर फटकारा। दरअसल 23 अप्रैल के सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईएमए को अपने डॉक्टरों पर भी विचार करना चाहिए जो अक्सर मरीजों को महंगी और गैर जरूरी दवाइयां लिख देते हैं। कोर्ट की टिप्पणी को एक इंटरव्यू में आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर आरबी अशोकर ने दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया था। कोर्ट ने इस इंटरव्यू पर और कोर्ट पर की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और उन्हें नोटिस जारी कर दिया। 14 मई तक जवाब भी मांगा था। इसी पर आज जब बात आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने बात की, सुनवाई हुई, तब आईएमए को फटकारा। वैसे दूसरे पक्ष ने भी इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में बात इंगित की थी। उसके बाद नोटिस आया था। कहा कि आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप बाहर जाकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी करते हैं और जब आप पर कोई टिप्पणी करता है तो आप उसी कोर्ट के पास भागे भागे आते हैं। पतंजलि के रेफरेंस में कोर्ट ने कहा कि आपने योग के लिए काफ़ी कुछ किया है जो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बात आपके प्रोडक्ट्स की हो रही है जो कि एक अलग मसला है। इस मामले में अगली सुनवाई अब कोर्ट के समर ब्रेक के बाद होगी।
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली मुख्यमंत्री निवास पर कथित मारपीट और अभद्रता के मामले में पहली बार पार्टी ने चुप्पी तोड़ी है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस रहे विभव कुमार ने अभद्रता की थी और इसी के बाद स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फोन करके जानकारी दी थी। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया था कि 13 मई की सुबह मुख्यमंत्री निवास से लगातार 2 फोन कॉल आए। कॉलर ने अपना नाम स्वाति मालीवाल बताया और अपने साथ मारपीट की बात कही। सुबह 9:30 बजे फोन आए। कॉलर ने बताया कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने मारपीट की। इस मामले में दिल्ली के उत्तरी जिले के डीसीपी मनोज मीणा ने बताया था कि सिविल लाइंस पुलिस थाने को सुबह 9:34 पर एक पीसीआर कॉल मिली। इसमें एक महिला ने कहा कि उनके साथ मुख्यमंत्री निवास में मारपीट हुई है। फिर सांसद मैडम सिविल लाइंस थाने में ही आईं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कहते हुए चली गईं कि वो बाद में शिकायत दर्ज कराएंगी। इस घटनाक्रम के बाद 13 मई को पूरे दिन इस मामले पर स्वाति मालीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। 14 मई को जाकर संजय सिंह ने मीडिया के सामने आकर जानकारी दी। इधर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के IT सेल हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपको याद है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मालीवाल ने चुप्पी साधे रखी। यहां तक कि मालीवाल इस दौरान भारत में ही नहीं थी और बहुत लंबे समय तक वापस नहीं लौटी। याद दिलाते चलें कि विभव कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट रह चुके हैं। उन्हें पिछले महीने तब इस पद से हटाया गया जब ईडी ने एक मामले में उनसे पूछताछ की। विभव कुमार पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है। वहीं स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा नामित किए जाने के बाद वो अब राज्यसभा की भी सांसद हैं। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। अगर इंडिया गठबंधन 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इस पर कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि राहुल गांधी। 14 मई को शाम करीब 4:30 बजे भूपेश बघेल के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक 21 सेकंड का वीडियो पोस्ट हुआ। वीडियो में भूपेश बघेल रायबरेली का एक गांव है, बथुआ खास ये गांव का नाम है। यहाँ पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। संबोधित करते हुए लोगों से कह रहे हैं कि आप सांसद नहीं चुन रहे हैं, आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। सभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। होने जा रहा है जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। वन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता साधु सिंह धर्मसोत जेल से बाहर आएंगे। उन्हें पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट से चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। ये जमानत 5 जून तक की मिली है। 6 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। साधु सिंह धर्मसोत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक वहां पर गिने जाते हैं। वो विधानसभा हल्का नाभा के पूर्व विधायक हैं। यह हल्का लोकसभा हल्का पटियाला के अधीन आता है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें यहां पर हार का मुंह देखना पड़ा था। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की चीफ मायावती ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र को एक अलग राज्य बनाएंगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग पहले भी होती रही है। अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो हम इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाएंगे। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ न की जाए तो मौजूदा भाजपा नीत एनडीए के लिए सत्ता में वापसी करना आसान नहीं होगा।
चुनावी किस्सा पहले आपको बता दें, 1957 में बलरामपुर से चुनाव जीतकर संसद में अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे थे। चुनाव 1962 का आया जब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कांग्रेस और जनसंघ के उम्मीदवार आमने सामने आए। कांग्रेस से सुभद्रा चौधरी और जनसंघ से अटल बिहारी वाजपेयी उम्मीदवार थे। अटल के साथी दूली चंद्र बताते हैं कि अटल ने कहा कि बलरामपुर की जनता सुभद्रा को इतना नहीं जानती जितना मुझे पहचानती है, मेरी जीत में कोई शक नहीं। और इसके बाद अटल बिहारी ने चुनाव शुरू किया, प्रचार किया। कांग्रेस अपने पिछले परिणाम को दोहराने के मूड में नहीं थी, लिहाजा नेहरू ने प्रचार के लिए उस जमाने के सुपरस्टार बलराज साहनी को भेजा। बलराज फिल्म 2 बीघा ज़मीन से पूरे देश में पॉपुलर थे। लोग उन्हें देखने घर से बाहर आकर घंटों खड़े रहते थे। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने बैलगाड़ी से प्रचार जारी रखा। चुनाव परिणाम आए और चुनाव में जीत सुभद्रा चौधरी की हुई। अटल बिहारी 2052 वोट से हार गए थे। तब अटल 5 साल तक बलरामपुर जाते रहे और 1967 के चुनाव में एक बार फिर 32,000 वोट से सुभद्रा चौधरी को उन्होंने शिकस्त दे दी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपना को ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।